आज वैदिक जी को नमन करने का समय है, वैदिक जी को याद करने का समय है और यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य लोगों के विचार और जो उपस्थित यहाँ पे मित्रगण बैठे हुए हैं उनके बीच वैदिक जी के जो काम है, वैदिक जी की जो सच्चाई के प्रति लड़ाई थी, वैदिक जी की जो लेखनी थी, वैदिक जी ने जो जन जागरण किया, जैसा अभी पूर्व वक्ता ने कहा कि वैदिक जी दो प्रधानमंत्रियों के हिंदी सिखाने से लेके और तमाम विदेश नीति पर उनकी पकड़ थी, वो बिल्कुल सत्य है। आज हम सबको वैदिक जी से एक ही चीज सीखनी है कि ईमानदारी से पत्रकारिता करिए, देश के प्रति ईमानदार रहिए और जब कभी सत्ता या विपक्ष अपने रास्ते से हटे तो उसको मार्गदर्शन करिए, क्योंकि पत्रकार किसी दल का नहीं होता, पत्रकार अपने कलम का सिपाही होता है और इसीलिए पत्रकार को चौथा स्तंभ कहा जाता है, पत्रकारिता को चौथा स्तंभ कहा जाता है। याददाश्त तेज थी, पत्र भी नहीं देखते थे और उसके बाद धीरे धीरे मेरा सामर्थ्य बढ़ा उनसे, तो मैं विजय चौक के पास उतर जाता था और ऑल इंडिया मेडिकल के पास और सुबह शाम उनको मैं सेवा दिया करता था और मेरा परिचय उनसे कराया। प्रोफेसर सूरजभान सिंह जी होते थे, वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग के अध्यक्ष थे, उन्होंने कराया था। फिर आप साकेत में पास में रहते हैं और उनको अंशकालिक तौर पर हिंदी के जानने वाले की जरूरत है, तो मैंने उनका नाम शामी एक ही में सुना हुआ था आकाशवाणी में। उसमें बोलते थे, लेखक थे डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक, तो उनके शब्दों का संयोजन मुझे बहुत अच्छा लगता था। तब उन्होंने कहा, मैंने कहा मैं उनके पास जरूर जाऊंगा। वैदिक जी से बात हो गई, मैं पहुंच गया उनके पास। तो वैदिक जी कहने, हम तो संस्थाएं चलाते हैं दान से, हमारे पास पैसा वैसा तो है नहीं। मैंने कहा कि आप कितने पैसे लोगे? मैंने कहा आपके मेरे बीच में कोई पैसा आएगा ही नहीं। तो उन्होंने कहा, तुम तो बोले भले आदमी हो, खड़े होकर कंधे पे हाथ लगाया और धीरे धीरे उनके साथ निकटता बढ़ती गई और फिर नरसिंह जी के साथ उनकी मित्रता का मुझे भी पता। यहाँ हमने कहे कि हिंदी पत्रकारिता के जो संकट है, हिंदी पत्रकारिता के जो I know this isn't what you wanna hear. You know I've been down so lately, no more tears. All this pain inside me put me down to dirt, yeah. Nah, 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 I'm too young to be this hurt, yeah, yeah, yeah. I'm too young to be this hurt, 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 yeah. 너가 울렸던 내 전화는 꺼놨지. 필요했나 봐 내게 나의 시간이. I don't want no pain, 너의 깊은 생각이. 너가 줬던 옷들 다 아직도 있지. Call me up again, 너의 부재중 I'ma pick up my phone, yeah. Call me up again, 화면에는 빨간색 숫자가 또 더해지. Hit me up again, 우리 몰래 차 안에서 주고받은 선물 같이. Call me up again, hit me up again, 우리 전화하듯이 또 비밀리. 난 너가 더 보고 싶은데, yeah, yeah. 전화가 더 울렸으면 해. Yeah, I know this isn't what you wanna hear, yeah. You know I've been down so lately, no more tears, yeah. All this pain inside me put me down to dirt, yeah. Nah, 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 I'm too young to be this hurt, yeah, yeah, yeah. I'm too young to be this hurt, 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 yeah. 절대 안 돼, 우린 나한테 너무 가혹해. 만약에 너가 원한다면 전부 다 사올게. I do so, can you think about it once more? 너가 싫어하는 모든 것들 I want. 너가 없이 매일 밤을 취해서 너의 흔적들을 찾으려고 했어. Girl, how did you love a boy like me? Like you did. 우리
지켜주는 네가 없으면 어떡해 इसकी क्या नाम आपकी पीपल सार की जो है जन नक्शेस की उस टाइम में जो है 1990 का दशक और ये काफी उस समय ये एक्टिविज्म था और खासकर जो नेबरिंग कंट्रीज और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है क्योंकि हम एक सहयोगी हमारे वरिष्ठ पत्रकार आनंद स्वरूप वर्मा उनके साथ मिलकर हम लोग 47 तीसरी दुनिया निकालते थे और उसमें खासकर जो हमने जो है कि पीपल्स जो सार्क है उसका एक जो मीडिया जो है पीपल्स मीडिया किस तरह से चले उसके लिए जो है कि हमने प्रयास किया। तो उस संदर्भ में जो है वैदिक जी से बहुत ज्यादा हमारा इंटरेक्शन होता था, बातचीत होती थी और वो काफी कुछ इनपुट्स हमें उसमें देते थे और हमारे जो भी तमाम इस तरह के कार्यक्रम होते थे चाहे सेमिनार होते थे उसमें वैदिक जी जो है लगातार सम्मिलित होते थे। और वैदिक जी मेरे पास ही गुड़गांव में रहते हैं और कई बार 2 बार साथ में जाना था, रात को कई बार बातचीत करी तो रात को 11 बजे तक खाना भी नहीं खाया होता था। जब बातचीत करने लगते थे वैदिक जी तो इतनी मस्ती से बातचीत करते होते मेरे को लगता था जैसे वैदिक जी को जीवन जीना आता था क्योंकि मैं भी मेडिटेशंस में मैंने लक्ष्य भी अनुभव करा है इन कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, कॉर्पोरेट्स में तो मुझे जो उनमें खासियत दिखती थी उनको जीवन जीना आता था। इतनी किताबें पढ़ी तो उन्होंने जीवन को जीने का तरीका अपने अंदर के साथ रखा था। वो इतने प्यार से बात करते थे कि दुनिया को अपना बनाना जानते थे। अपने आप के भी प्रति एक कर्मठ थे, जुझारू थे, हर वक्त पढ़ना लिखना और साथ में अपने आप को अनुभव करते थे। वो ऐसा लगता था कि नेचर का पार्ट है जिन्होंने जीना सीखा था। तो हर वक्त मुस्कुराना, जीवन क्या है, उत्सव है, मुझे दिखाई देता था। उनका जीवन हर वक्त खिलखिला के हंसना, हर वक्त किसी की तारीफ करना, हर वक्त किसी को अपना बनाने की उनका एक बहुत बड़ी क्षमता थी। जो सबसे बड़ी क्षमता थी कि उनमें सरल, सहज और किसी को अपना बनाने की अथाह शक्ति। और जब मैंने उनके पास गया, मेरे से कोई लिंक नहीं, लेकिन थोड़ी देर में बातचीत होते होते हमारी घंटों घंटों अध्यात्म पे बातें होने लग गई। ओशो पे, हमारे महर्षि महेश योगी पे, तो जो चर्चा है उस पर चलती रही। तो साथ पे जो बातचीत चल रही थी तो हमारी इनसे कोरिलेटेड बातें होती रही। जो जीवन है, जीवन पे बातचीत चल रही थी। तो उनके साथ मेरे को 12 तारीख को, जो 14 तारीख को डेथ हुई, 12 तारीख को मेरे साथ थे, मेरे साथ ही प्रोग्राम में अवार्ड फंक्शन पे गए थे और 12 तारीख को साथ ही मेरे वापस आए थे गुड़गांव। तो कंटिन्यूस रास्ते में जाना और आना दोनों टाइम जो बातचीत चलती थी नॉन स्टॉप। उनके टेलीफोन भी आ रहे थे कंटिन्यूस में और वो देख रहा था कि टेलीफोन में अवॉइड करने की कोशिश कर रहे, लेकिन बातचीत बिल्कुल कंटिन्यूस बातचीत होती थी। लेकिन उसको सेटिस्फाइड पूरा करते थे बातचीत में। चाहे कोई बाहर के उनके नंबर फीड भी नहीं होते थे, कहते फोन नहीं कर रहे, कुछ और नहीं, लेकिन मैसेज सबके पास जुड़ जाते थे। उनके मतलब मैसेज में पता नहीं फील होगा, लेकिन वैसे ही जाते थे। और जैसे मेरे पास भी किताबें मैसेज और आते रहते थे। 13 तारीख को मेरी फैक्ट्री का उद्घाटन था, जेवर के पास में फैक्ट्री थी, जेवर एयरपोर्ट के पास में बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। तो मैंने कहा साथ चलेंगे, लेकिन मैंने कहा कितने के टेलीफोन आ रहे थे, जा रहे थे, 2.5 घंटे जाने का रास्ता और 2.5 घंटे आने का रास्ता है। तो मैंने बना के सर आप रह रहे हैं तो आप रह रहे हैं, आपके पास क्रम बहुत है और मेरे को दिख रहा था आपके पास काम बहुत है कंटिन्यूस में, तो आप थोड़ा सा वो करें। तो मैं तो एक ही बात कहूंगा, क्योंकि आप इतने लोग बोलने वाले हैं, उन पे घंटों बातें करी जाए, क्योंकि जो मैंने अनुभव किया है जो जीवन में, उनको बातें थोड़ी देर की यूज है, लेकिन मैं इनको गहराई से जो अनुभव किया है, उनका जीवन एक जीना आता था और श्रेष्ठ जीवन था, सुपवित्र जीवन था उनका। वो किसी को पहले उसको एडिटिव सुनने की ताकत थी, जो आज की तारीख में नहीं हम लोगों में, मैक्सिमम लोगों में। बहुत जल्दी अपना कमेंट्स करते लगते हैं। उनको मैं देखता था बहुत कुछ, कितना ही भी कुछ कहे, लेकिन उसको पहले सुनना, समझना, फिर अपने कमेंट्स प्यार से मुस्कुराते हुए देना, ताकि किसी को अपना बनाने की जो ताकत कह सकते हैं। क्योंकि आज जो मुझे लगता है कि हम सबसे बड़ा जीवन का है कि हम सृष्टि को अपना बना लें, अपने परिवार को अपना बना लें, लेकिन अगर हमें बातचीत करनी नहीं आती, सुनना नहीं आता, हम अपने आप को अपना नहीं बना सकते, परिवार को अपना नहीं बना सकते, समाज को अपना नहीं बना सकते। तो उनमें ये बहुत बड़ी एक जीने की कला थी कि सभी को अपना बनाने की। जो संस्करण थे वो उपलब्ध नहीं थे उस तरह से, और उसी पुस्तक के बहाने पहली बार डॉक्टर वैदिक से मेरा परिचय हुआ। मैं बाद में थोड़े से उन खुशनसीब लोगों में हूँ जिन्होंने उनको पढ़ा भी और उनके दर्शन भी किए। मैं तब
नवभारत टाइम्स पटना में उप संपादक हुआ करता था और दिल्ली से पीटीआई की जो हिंदी सेवा थी, भाषा, उसका दायित्व डॉक्टर वैदिक को दिया गया था और उसके लिए वो देश भर से परीक्षाएं भी करवा रहे थे और कुछ अच्छे पत्रकारों की टीम चाहते थे जो कि हिंदी में केवल पीटीआई का अनुवाद ना हो बल्कि अच्छी खबरें, अच्छे शब्द हिंदी के। तो मैंने भी परीक्षा दी और मुझे बुलावा आया तो मैं पीटीआई के ऑफिस में, उन्होंने मुझसे, मैंने उनको देखा सामने, तो जैसे हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया, इतने मतलब मधुर हृदय, इतने खुश मिजाज और हमेशा एक उनको पे एक बहुत अच्छी मुस्कान उनके। तो आते ही उन्होंने मुझसे कोई सवाल नहीं किए, सीधे सीधे मुझसे कहा कि योगेश, तुमको मैं लेना चाहता हूँ लेकिन मैं तुमको एक प्रशिक्षु पत्रकार के रूप में भाषा में रखना चाहता हूँ। तो मैं थोड़ा संकोच कर गया। मैंने कहा साहब, मैं तो वहाँ पे सीधे संपादक हूँ पटना नवभारत टाइम्स में और यहाँ आप मुझे प्रशिक्षु पत्रकार के रूप में रखेंगे। थोड़ा सा कहने लगे, नहीं, आप आ जाओ, प्रशिक्षण की अवधि थोड़ी सी रहेगी और उसके बाद में आपको पार्लियामेंट कवर करने का मौका मिलेगा, आपको हम फील्ड रिपोर्टिंग करवाएंगे, वहाँ आप डेस्क पे हो। लेकिन मेरा दुर्भाग्य कहिए या क्या कहिए या संयोग कहिए, मैं उनकी उस पेशकश को स्वीकार कर पाया और बाद के वर्षों में जब मैं दिल्ली नवभारत टाइम्स से जुड़ गया, उसके बाद मुझसे एक दो बार फोन पर और एक दो अवसर ऐसे मिले जब हम लोग, मैंने उनसे भेंट हुई, तो फिर वो उस घटना को भी याद करते थे लेकिन खुश होते थे कि चलो आप यहाँ दिल्ली नवभारत टाइम्स में हो। और चूँकि मैं थोड़ा लिखता उखता भी रहता था तो वो पढ़ते भी थे, तो मुझे प्रशंसा करते थे। और चूँकि हमारे नवभारत टाइम्स में बहुत सारे ऐसे शब्द हिंदी पत्रकारिता को उन्होंने दिए जिनका इस्तेमाल, जिनके राजेंद्र माथुर साहब भी उनके कायल थे शब्दों, जैसे दक्षिण शब्द वगैरह, ये भी शायद हिंदी पत्रकारिता को उन्हीं के देने, भले ही वो आज प्रासंगिक शब्द हो गया। तो इस तरह से वैदिक साहब से मैं अपना जुड़ाव इसी तरह से महसूस करता हूँ और आज मैं उनको इस मंच के माध्यम से श्रद्धांजलि देते हुए राजेंद्र माथुर के निधन पर और उनके अनन्य सखा जो है हिंदी के लघु प्रतिष्ठित जन्मकार डॉक्टर शरद जोशी जी ने जो लिखा था, ये उन्होंने अपने राजेंद्र माथुर साहब के निधन में लिखा था। मेरे पास में वो आज भी है, तो मैं कई बार उनके उन शब्दों को ऐसी विभूतियों के रूप में उद्धृत करना चाहता हूँ और करता भी हूँ। आज मैं वैदिक साहब को इस मंच के माध्यम से श्रद्धांजलि देते हुए उन्हीं शब्दों को उद्धृत करता हूँ। शरद जोशी जी ने लिखा था, ईश्वर करे वो पुनर्जन्म ले, क्योंकि जो कसौटियां वो छुड़ गए हैं उन पर खरा उतरने के लिए बार बार उन्हीं को जन्म लेना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर वैदिक को निश्चित तौर पे मैम जो थी, और कहते हैं कि हर सफल पुरुष के पीछे स्त्री का हाथ होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैडम का स्वभाव स्वयं में इतना मृदुल था, इतना शांत था। आज तक मैं 1986-87 जब मैं एमए में पढ़ती थी, तब से सर और मैडम के साथ जुड़ी थी। हमारे साउथ कैंपस में कौटिल्य अर्थशास्त्र पे एक सेमिनार हुआ था, उसमें सर आए थे सबसे पहले, और 87 में मैम ने हमें पढ़ाया था एमए में।
साथ जो हमारा संबंध जुड़ा, उसके बाद जो है जब मैं PhD कर रही थी, अचानक से लाइब्रेरी में मैम ने मुझसे पूछा, सुषमा हमारे कॉलेज में पढ़ाओगी? और मुझे तो कितनी खुशी हुई, आप सोच सकते हैं, जो पढ़ रहा हो स्वयं और उससे पूछा जाए कि हमारे कॉलेज में पढ़ाओगे। कॉलेज में पढ़ाना सबका सपना होता है उस काल में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा जी मैम। और उसके बाद जो है फिर मैं उनके साथ पढ़ाने लग गई, और उनके साथ पढ़ाने की यह प्रक्रिया जब मैं परमानेंट हो गई कमला नेहरू कॉलेज में, तब के बाद भी जब तक वो रिटायर नहीं हो गई 15 तक, तब तक चला। और इस बीच में उनके घर बहुत ही आना जाना, बिल्कुल बेटी की जैसे समझने लगी वो। और वैदिक सर जब क्योंकि वो बहुत विदेश यात्रा पे रहते थे सर, अक्सर घर से बाहर ही रहते थे, घर की देखभाल सारा मैडम के जिम्मे ही रहता था। मैडम को जैसा मैंने कभी गुस्सा करते, कभी ऊंची आवाज में बोलते नहीं सुना। हर एक को देना जिसे कहते हैं, वो उपनिषद की ज्ञाता थी, उपनिषद का पर्याय थी, और वही वैसा ही स्वभाव वैदिक सर का था। दोनों के बीच में कभी मैंने कोई बहस नहीं सुनी, कभी ऊंची आवाज में किसी को बात करते नहीं सुना। वैदिक सर तो बिल्कुल ही इतना धीरे बोलते थे कि कभी कभी जब हम तीनों, मतलब मैं, बेटी और हम लोग घर जब भी जाते थे, बेटी कहती मम्मी इतनी धीरे बोलते हैं, नाना जी की कैसे दूसरा व्यक्ति कैसे सुन लेता होगा। फोन पे भी इतना धीरे बोलते थे कि, और फोन उनके बहुत आते थे। तो लेकिन उनके जो छोटी छोटी बातें तो है ही, उसमें कर्मठता जो मैंने उनकी देखी है, वो वास्तव में हम सबको प्रेरणा देने लायक है। हम जब भी जाते थे या फोन पे भी बात होती थी, मान लीजिए फोन किया मैंने, तो कहते, सबसे पहले कहते थे नमस्ते सुषमा, नमस्ते। कोई फोन उठाता नमस्ते, और कहते थे सुषमा अभी मैं लेख लिख रहा हूँ, बाद में फोन करता हूँ। फिर मैं रखती थी, फिर स्वयं फोन करते थे। इसके अतिरिक्त जिस दिन 4 अप्रैल 2019 को जब मैडम नहीं रही थी, तो उस दिन भी सर ने अपना लेख लिखा था, अपना ये सारा ये संपन्न करा के, और वो लेख 1.5 घंटे बैठ के उन्होंने लेख लिखा। उन्होंने बताई ये बात, उस समय भी उन्होंने कहा था कि किसी को दुख मनाने की आवश्यकता नहीं है, वो मुक्त हो गई, ये उत्सव मनाने का समय है। और घर पे भी जाते थे, अगर वो उनको लेख लिखना है तो वो अपने काम के प्रति सचेत रहते थे, अपना काम पहले पूरा करते थे, तब बात करते थे। इसके अतिरिक्त समय के बड़े पाबंद थे सर, जो काम जब निश्चित है उसी समय करेंगे। वेद प्रताप वैदिक को मैं समझता हूँ कि वो अपने आप में एक बहुत बड़े संस्थान थे। वो एक व्यक्ति नहीं थे, न ही वो व्यक्तित्व थे, लेकिन अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे। वो इसलिए थे कि मैं, अगर आप उनके बायोडाटा को पढ़ें, जो विकिपीडिया से हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि और कोई साधन हमारे पास नहीं है सिवाय उसके, तो उसको आप एक बार नहीं और 10 बार भी पढ़ेंगे तो आपके दिमाग से वो ऊपर से निकल जाएगा। क्योंकि विद्वान वो इतने थे, ऐसा लगता है कि वो पैदा ही विद्वता के लिए हुए थे, वो पैदा ही अपने अंदर ज्ञान को एक्यूमुलेट करने के लिए हुए थे, और इस देश की, समाज की लेखन के जरिए, चिंतन के जरिए समाज के तमाम वर्गों को साथ लेकर के, उनकी सोच को साथ लेकर के, उनकी समस्याओं पर लिखने के लिए वो पैदा हुए थे। वेद प्रताप वैदिक उस शख्सियत का भी नाम है कि जो मैं समझता हूं कि अपने 78 वर्षों में 6 दशक स्थान पर एक कार्यक्रम में, और जैसे ही परिचय कराया, जब अणुव्रत की बात आई, क्योंकि अणुव्रत और नवभारत टाइम्स का बड़ा आत्मिक संबंध रहा है, आचार्य तुलसी और महाप्रज्ञ जी का और हमारी नवव्रत, तो तब से उनका आचार्य तुलसी और महाप्रज्ञ जी के साथ और अणुव्रत भवन के साथ बहुत ही गहरा संबंध रहा। और विगत 20 वर्षों से कई कार्यक्रमों में उनके साथ में जाने का भी मौका मिला, उन्हें समझने का भी मौका मिला, और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरी जो भी पुस्तक आई है, विगत महागणेश का विमोचन हुआ, उसकी भूमिका वेद प्रकाश वैदिक थे। और जब उन्होंने मेरे ग्रंथ को पढ़ा, उस दिन उन्होंने रात को 3 बार मुझे फोन किया, क्योंकि उनके पास समय नहीं होता था। और जिस दिन उन्होंने उससे पढ़ा, तो उन्होंने कहा रमेश, इसमें मैं लिखने को तो 10 पेज लिख सकता हूँ भूमिका, लेकिन इतनी बड़ी भूमिका पढ़ेगा कौन? तो मैंने कहा बाबू जी, ये तो आपके हाथ में, आप 2 लाइन लिखे या 10 लाइन लिखे। तो उन्होंने कहा मैं छोटा लिखूंगा और अच्छा लिखूंगा, तो उन्होंने उस पुस्तक की भूमिका। और जब होता है कि तमाम राजनेता प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने पर भारत की उस पीड़ा को हरने का काम देश के हुक्मरानों की
कि कमजोर पड़ गया। आज जिस देश का नाम अपना न हो, जिस देश की अपनी भाषा में शिक्षा से लेकर रोजगार और न्याय नहीं मिलता हो, शासन नहीं मिलता हो, वो आजादी का 75वां वर्षगांठ मना रहा है। तो वैदिक जी में ये पीड़ा थी, वो भारतीय भाषाओं, हिंदी भाषा के ही मात्र नहीं थे, भारतीय भाषाओं के पुरोधा थे।